बरसात की एक उदास शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा था। उसी गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सीमा खिड़की के पास बैठी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। तस्वीर पर चढ़ी माला अब सूख चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू अभी भी नहीं सूखे थे। सीमा के पति रमेश गांव के मेहनती और ईमानदार किसान थे। वे हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। कुछ महीने पहले उन्होंने गांव के एक प्रभावशाली ठेकेदार की अवैध जमीन कब्जाने की शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाई थी। इसके बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगीं। एक रात रमेश घर से खेत देखने निकले, लेकिन सुबह उनकी लाश गांव से कुछ दूर सड़क किनारे मिली। पुलिस ने बिना गहराई से जांच किए इसे सड़क दुर्घटना घोषित कर दिया। गांव के कई लोगों को यह कहानी हजम नहीं हुई, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पति की मौत के बाद सीमा की दुनिया बदल गई। घर की जिम्मेदारी, बूढ़ी सास की देखभाल और 8 साल के बेटे सोनू की पढ़ाई, सब कुछ उसी के कंधों पर आ गया। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि कई बार घर में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन सीमा को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि रमेश की मौत का सच अभी तक सामने नहीं आया था। उसे पूरा विश्वास था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। एक दिन उसने अपने पति के पुराने कागजों को देखते हुए एक डायरी पाई। उसमें रमेश ने कुछ नाम, तारीखें और ऐसे लेन देन का जिक्र किया था जिनसे गांव के बड़े लोगों की मिलीभगत का संकेत मिलता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि सच बहुत बड़े लोगों तक पहुंच चुका है। यह पढ़ते ही सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसी दिन तय किया कि वह दोबारा थाने जाएगी और इस बार डायरी भी साथ ले जाएगी। अगली सुबह वह साहस जुटाकर थाने पहुंची। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उसने डायरी को सरसरी निगाह से देखा और कहा, इससे कुछ साबित नहीं होता। अगर कोई नया सबूत हो तब आना। सीमा ने बार बार अनुरोध किया कि कम से कम मामले की दोबारा जांच करवाई जाए, मगर उसकी बात अनसुनी कर दी गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि वही प्रभावशाली ठेकेदार थाने में आया। अधिकारियों का व्यवहार अचानक बदल गया। उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और उसे सीधे अंदर के कमरे में ले जाया गया। करीब आधे घंटे बाद वह ठेकेदार मुस्कुराते हुए बाहर निकला। जाते जाते उसने सीमा की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ लड़ाइयां गरीब लोग नहीं जीत सकते। सीमा के मन में शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि कहीं न कहीं पूरा मामला दबाया जा रहा है। थाने से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जिसने धीरे से कहा, बेटी, अगर सच जानना है तो रात में पुराने गोदाम के पास आना। वहां कोई है जो रमेश की आखिरी रात के बारे में सब जानता है। लेकिन सावधान रहना, तुम पर नजर रखी जा रही है। सीमा के कदम वहीं रुक गए। आखिर वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? उसे रमेश की मौत के बारे में क्या पता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच कोई बड़ी साजिश पुलिस की पहुंच से भी ऊपर तक फैली हुई थी? इन सवालों के जवाब अब सीमा को हर हाल में तलाशने थे, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। जारी रहेगा। भाग 2। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। गांव की गलियां लगभग सुनसान हो चुकी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। सीमा ने अपने बेटे सोनू को पड़ोस की बुजुर्ग चाची के घर छोड़ दिया और चुपचाप पुराने गोदाम की ओर निकल पड़ी। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। वह जानती थी कि अगर आज उसे कोई अहम सुराग मिल गया तो रमेश की मौत का सच सामने आ सकता है। पुराना गोदाम वर्षों से बंद पड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और चारों तरफ उगी झाड़ियां इस जगह को और भी रहस्यमय बना रही थीं। जैसे ही सीमा अंदर पहुंची, अंधेरे से एक धीमी आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। सीमा ने देखा कि सामने लगभग 60 साल का एक बुजुर्ग खड़ा था। उसका नाम हरिनारायण था। वह कभी उसी ठेकेदार के यहां चौकीदारी करता था। हरिनारायण ने बताया, जिस रात रमेश की मौत हुई,
मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसे कुछ लोग जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे थे। वह दुर्घटना नहीं थी। सब पहले से तय था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपने यह सब देखा था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसने कांपती आवाज में पूछा। हरिनारायण ने गहरी सांस ली। बताया था, लेकिन मेरी बात सुनने के बजाय मुझे ही धमका दिया गया। कहा गया कि अगर जुबान खोली तो मेरा भी वही हाल होगा जो रमेश का हुआ। मैं गरीब आदमी हूं बेटी। डर गया था। यह सुनकर सीमा को यकीन हो गया कि उसके पति की मौत एक सोची समझी साजिश थी। हरिनारायण ने अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। इसमें उस रात की कुछ तस्वीरें हैं। साफ नहीं है, लेकिन गाड़ी का नंबर और कुछ लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं। मैं इन्हें संभाल कर रखे हुए था, क्योंकि मुझे डर था कि कभी सच सामने लाना पड़ेगा। सीमा ने कांपते हाथों से फोन लिया। तस्वीरें धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक काली एसयूवी और कुछ लोगों की परछाइयां साफ नजर आ रही थीं। तभी गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। हरिनारायण का चेहरा पीला पड़ गया। लगता है किसी को पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। दोनों ने बाहर झांका। कुछ लोग टॉर्च लेकर गोदाम की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी पीछे वाले रास्ते से निकलो, हरिनारायण ने फुसफुसाते हुए कहा। सीमा किसी तरह पीछे की टूटी दीवार से बाहर निकली और खेतों की ओर भागने लगी। पीछे से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसे भागने मत देना, उसके पास सबूत है। सीमा पूरी रात खेतों और पगडंडियों से होते हुए किसी तरह गांव के दूसरे छोर पर पहुंची। सुबह होने पर उसने फैसला किया कि अब वह स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं करेगी। उसे इस मामले की शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचानी होगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन लोगों से वह न्याय की उम्मीद कर रही थी, उनमें से कुछ लोग पहले ही इस साजिश से जुड़े लोगों के संपर्क में थे। सीमा के हाथ में अब एक महत्वपूर्ण सबूत था, लेकिन उसके साथ उसकी जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। क्या वह इन सबूतों को सुरक्षित रख पाएगी? क्या हरिनारायण जिंदा बच पाएगा? और क्या इस साजिश का असली मास्टरमाइंड सामने आएगा? सुबह की पहली किरण के साथ ही सीमा जिला मुख्यालय जाने की तैयारी करने लगी। उसने हरिनारायण का मोबाइल एक कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लिया। उसे एहसास था कि यही मोबाइल उसके पति रमेश के मामले की दिशा बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गांव के प्रभावशाली ठेकेदार विक्रम सिंह तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि सीमा के हाथ कुछ अहम सबूत लग गए हैं। विक्रम सिंह ने अपने एक भरोसेमंद आदमी से कहा, अगर वह मोबाइल अधिकारियों तक पहुंच गया तो सालों से बनाई गई हमारी पूरी साजिश उजागर हो जाएगी। किसी भी कीमत पर वह सबूत हमारे हाथ लगना चाहिए। उधर सीमा बस स्टैंड की ओर बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार लोग सामान्य यात्रियों की तरह दिखाई दिए। बस चलने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बजा। सीमा, मैं हरिनारायण बोल रहा हूं। फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे घर कुछ लोग आए थे। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। वे मोबाइल ढूंढ रहे थे। अब तुम किसी पर भरोसा मत करना। सीधे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना। इतना कहकर फोन कट गया। सीमा ने दोबारा कॉल मिलाया, लेकिन फोन बंद हो चुका था। उसका दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हरिनारायण सुरक्षित हैं या नहीं। करीब 2 घंटे बाद वह जिला मुख्यालय पहुंची। वहां उसने एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय में शिकायत देने की कोशिश की। काफी इंतजार के बाद उसकी मुलाकात अधिकारी से हुई। सीमा ने पूरी घटना बताई, डायरी दिखाई और मोबाइल में मौजूद तस्वीरों का जिक्र किया। अधिकारी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, अगर आपके पास जो जानकारी है वह सही निकली तो यह मामला दोबारा खोला जाएगा। लेकिन पहले हमें डिजिटल सबूत की जांच करनी होगी। सीमा को पहली बार लगा कि शायद अब न्याय की उम्मीद जगी है। इसी बीच उसी कार्यालय का एक कर्मचारी चुपचाप बाहर निकला और किसी को फोन मिलाया। सर, वह महिला यहां पहुंच गई है। उसके पास अभी भी मोबाइल है।
फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर जवाब आया। उस पर नजर रखो। सीमा को इस गुप्त बातचीत की कोई जानकारी नहीं थी। उधर शाम होते होते एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। हरिनारायण अपने घर पर नहीं मिले। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह कुछ अज्ञात लोग उनसे मिलने आए थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं था। यह खबर सुनकर सीमा का मन घबरा उठा। अब यह सिर्फ उसके पति की मौत का मामला नहीं रह गया था। जो भी सच जानता था वह एक एक करके गायब हो रहा था। रात को जब सीमा अपने रिश्तेदार के घर रुकी हुई थी, तभी उसके दरवाजे के नीचे से किसी ने एक लिफाफा सरका दिया। लिफाफे में एक पेन ड्राइव और एक छोटा सा कागज था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो इस पेन ड्राइव को मीडिया तक पहुंचाओ, क्योंकि अब किसी पर भरोसा मत करना। सीमा के हाथ कांपने लगे। आखिर यह पेन ड्राइव किसने भेजी? क्या इसमें रमेश की मौत का असली राज छिपा था, या फिर यह भी उसे फंसाने के लिए रचा गया एक नया जाल था? रात भर सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। मेज पर रखी पेन ड्राइव को वह बार बार देख रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। आखिर इसे भेजा किसने? क्या इसमें सचमुच कोई ऐसा सबूत था जो रमेश की मौत की गुत्थी सुलझा सकता था, या यह उसे फंसाने की नई चाल थी? सुबह होते ही सीमा अपने एक पुराने परिचित अमित के पास पहुंची, जो शहर में कंप्यूटर रिपेयर का काम करता था और तकनीकी जानकारी रखता था। सीमा ने उससे पूरी बात छिपाते हुए सिर्फ इतना कहा कि उसे इस पेन ड्राइव में मौजूद फाइलें देखनी है। अमित ने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर कई वीडियो फाइलें दिखाई देने लगीं। पहली फाइल खुलते ही दोनों हैरान रह गए। वीडियो में एक सुनसान गोदाम दिखाई दे रहा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग दूर से हो रही थी। उसमें कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वे रमेश के बारे में बात कर रहे थे। वीडियो में एक काली एसयूवी भी दिखाई दे रही थी, जिसका नंबर वही था जो हरिनारायण के मोबाइल की तस्वीरों में नजर आया था। दूसरी फाइल में कुछ दस्तावेजों की तस्वीरें थीं, जिनमें जमीन के सौदे और संदिग्ध लेन-देन का विवरण दिखाई दे रहा था। इन दस्तावेजों से संकेत मिलता था कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिलकर अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया था और रमेश उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। सीमा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लेकिन तभी अमित ने घबराकर कहा, सीमा, कोई हमारे बाहर खड़ा है और काफी देर से दुकान पर नजर रखे हुए है। सीमा ने खिड़की से झांका। बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठे दो लोग लगातार दुकान की ओर देख रहे थे। अमित ने तुरंत पेन ड्राइव की सभी फाइलों की एक अतिरिक्त कॉपी बना दी और एक सुरक्षित मेमोरी कार्ड में सेव कर दी। अगर मूल पेन ड्राइव खो भी जाए तो सच खत्म नहीं होगा, उसने कहा। उसी समय दुकान के बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अमित ने पीछे का दरवाजा खोला और सीमा से कहा, तुम तुरंत यहां से निकलो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। सीमा पीछे के रास्ते से निकल गई। कुछ ही देर बाद उसे पीछे से तेज बहस और सामान गिरने की आवाजें सुनाई दीं, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। अब सीमा समझ चुकी थी कि मामला केवल उसके पति की मौत तक सीमित नहीं है। यह भ्रष्टाचार, अवैध जमीन कब्जे और सबूत मिटाने की एक बड़ी साजिश थी। उसने फैसला किया कि अब वह सारे सबूत सीधे एक भरोसेमंद खोजी पत्रकार और उच्च स्तर की जांच एजेंसी तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही वह बस अड्डे की ओर बढ़ी, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हो, लेकिन अगला कदम सोच समझकर उठाना। सीमा कुछ पल के लिए रुक गई। क्या यह चेतावनी थी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो गुप्त रूप से उसकी मदद कर रहा था? अनजान नंबर से आए संदेश के बाद सीमा पूरी रात सो नहीं सकी। उसे अब यह समझ आ चुका था कि उसके हाथ में मौजूद सबूत केवल उसके पति रमेश की मौत का राज नहीं खोल सकते, बल्कि एक ऐसे भ्रष्ट तंत्र को भी बेनकाब कर सकते हैं जो वर्षों से अपने प्रभाव और पैसों के दम पर कानून को प्रभावित करता आया था। सुबह होते ही सीमा ने सबसे पहले पेन ड्राइव,
मोबाइल में मौजूद तस्वीरों और रमेश की डायरी की कई प्रतियां तैयार कराईं। उसने एक कॉपी अपने भरोसेमंद पत्रकार को दी, दूसरी अपने वकील को और तीसरी एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रख दी। अब यदि कोई एक सबूत नष्ट भी कर देता तो बाकी सबूत सुरक्षित रहते। इसी बीच विशेष जांच दल (SIT) ने मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारियों ने रमेश की मौत से जुड़े सभी रिकॉर्ड दोबारा मंगवाए। घटनास्थल की पुरानी तस्वीरें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेनदेन और गवाहों के बयान फिर से जांचे जाने लगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। पता चला कि रमेश ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अवैध जमीन कब्जे और फर्जी दस्तावेजों से जुड़े कई प्रमाण जुटाए थे। वह इन्हें संबंधित विभाग तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे। जांच टीम ने हरिनारायण का भी बयान दर्ज किया। उन्होंने बिना किसी डर के बताया कि उन्होंने उस रात संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं और पहले भी जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में पेन ड्राइव की वीडियो फाइलों और मोबाइल में मौजूद तस्वीरों की प्रामाणिकता की पुष्टि हुई। वीडियो में दिखाई देने वाली गाड़ी, उसके नंबर और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जांच में महत्वपूर्ण साबित हुए। पत्रकार द्वारा प्रकाशित खोजी रिपोर्ट के बाद पूरा जिला इस मामले की चर्चा करने लगा। लोगों ने खुलकर मांग की कि निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जांच के दौरान जिन अधिकारियों पर लापरवाही या जांच को प्रभावित करने के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मिले, उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। वहीं अवैध जमीन सौदों में शामिल लोगों के दस्तावेजों की भी गहन जांच की गई। कई महीनों तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान सीमा ने हार नहीं मानी। वह हर तारीख पर अदालत पहुंचती, अपने वकील के साथ खड़ी रहती और पूरे धैर्य से न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करती। गांव के कुछ लोग, जो पहले डर के कारण चुप थे, अब आगे आकर गवाही देने लगे। आखिरकार अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिन लोगों ने सबूत छिपाने, जांच में बाधा डालने या अपने प्रभाव का अनुचित उपयोग करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई शुरू हुई। फैसला सुनाए जाने के बाद सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अदालत से बाहर निकलकर अपने पति रमेश की तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से कहा, आज तुम्हें न्याय मिला है। तुम्हारी लड़ाई अधूरी नहीं रही। उसका बेटा सोनू अपनी मां का हाथ पकड़कर खड़ा था। उसने कहा, मां, पापा हमेशा कहते थे कि सच बोलने वाला कभी हारता नहीं। आज उनकी बात सच साबित हो गई। गांव लौटने पर लोगों ने सीमा का सम्मान किया। जो लोग कभी डर के कारण चुप थे, वे अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात करने लगे। रमेश का नाम गांव में ईमानदारी और साहस की मिसाल बन गया। सीमा ने भी अपना जीवन बदलने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना शुरू किया। वह जरूरतमंद परिवारों की मदद करने लगी ताकि कोई और परिवार न्याय के लिए अकेला संघर्ष न करे। समय के साथ गांव में बदलाव दिखाई देने लगा। लोग समझ गए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। रमेश अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनका साहस और न्याय के लिए किया गया संघर्ष हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहा। समापन संदेश। अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य, धैर्य और कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंततः न्याय की राह तक पहुंच सकता है। सच को देर तक छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।